हेलो फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स विद दीप्ति। आज की क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी अबाउट द महलवारी सिस्टम। हम लोगों ने अभी इंडियन इकोनॉमी के अंदर लैंड सेटलमेंट सिस्टम के अंदर ही जमींदारी सिस्टम डिस्कस किया था। हमने वहां पे इंस्टेड ऑफ जमींदारी सिस्टम रैयतवारी की क्लासेस डिस्कस की थी। दो क्लासेस में मैंने आपको रैयतवारी पढ़ाया था, एक फीचर्स और एक रीजंस ऑफ रैयतवारी। आई होप आपने ये तीनों क्लासेस देखी होंगी। अगर नहीं भी देखी है तो आप मेरी चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट ओपन करिए इंडियन इकोनॉमी की, आपको वहां पे सारी वीडियोस मिल जाएगी, जमींदारी की, रैयतवारी की मिल जाएंगी। उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप वहां जाकर पहले जमींदारी सिस्टम देखिए, देन रैयतवारी देखिए, सो दैट आप चीजों को कनेक्ट कर पाएंगे। जमींदारी वाली क्लास में मैंने आपको बहुत ज्यादा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से समझाने की कोशिश की थी। लाइक वाइज आज की क्लास में भी हम देखने की कोशिश करेंगे जो चीजें हमारी रह गई थी वहां पे, तो यहाँ पे वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझने की कोशिश करेंगे। कल की क्लास में मैंने आप लोगों को बोला था, जब रैयतवारी हम पढ़ रहे थे, तो रैयतवारी पढ़ते समय मैंने आपको क्या बोला था कि कुछ एरियाज ऐसे थे साउथ के, सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया के कुछ एरियाज ऐसे थे जहां पे जमींदारी सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना जो था वो फिजिबल नहीं था। प्रैक्टिस की गई थी कि उसको, जो जमींदारी सिस्टम है उसको भी साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर इम्प्लीमेंट किया जाए, बट बहुत सारी डिफिकल्टीज थी। वन ऑफ द डिफिकल्टी वॉज वहां पे हमें जमींदार नहीं मिल रहा था, जो लोकल प्रैक्टिसेस ऑलरेडी प्रिवेल कर रही थी। वहां पे रैयत वारी सिस्टम काइंड ऑफ सिस्टम चल रहा था, जहां पे पीजेंट जो था वो डायरेक्टली ओनर था लैंड का। अब यहाँ पे हम लोग जब नॉर्दर्न इंडिया के अंदर आए, तो नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में हमने क्या देखा, हमने देखा जो हमारा जमींदारी सिस्टम है, जो हमारा रैयतवारी सिस्टम है, वो दोनों भी वहां पे फेल हो गए। इंस्टेड ऑफ दैट हमें एक नए सिस्टम की जरूरत पड़ी, दैट इज नोन एज महलवारी सिस्टम। अभी मैं आपको बताऊंगी कि जो नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के अंदर क्यों वहां पे जमींदारी सिस्टम नहीं इम्प्लीमेंट किया गया, क्यों वहां पे रैयतवारी सिस्टम इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। क्योंकि काफी टाइम जब भी हम लैंड सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, तो एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है जो आप सबके दिमाग में आता भी होगा और नहीं आता तो आना चाहिए, कि क्यों ब्रिटिशर्स ने तीन अलग अलग सिस्टम्स को लाया। ईस्टर्न पार्ट में, बंगाल वाले पार्ट में हमें कौन सा दिखा, हमें जमींदारी सिस्टम दिखा। वहीं पे जब हम साउदर्न इंडिया के बारे में बात कर रहे थे तो हमें रैयतवारी सिस्टम दिखा। लेकिन जब हम नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के बारे में बात करेंगे, तो इंस्टेड ऑफ जमींदारी एंड रैयतवारी हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें महलवारी सिस्टम देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पे बेसिकली, आप यहाँ पे ये चीज समझने की कोशिश करिए कि क्या क्या प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से जो ऑलरेडी एग्जिस्टेड सिस्टम थे, दैट इज जमींदारी और रैयतवारी, उसकी जगह हम लोगों ने क्या किया, सॉरी ब्रिटिशर्स ने क्या किया, यहाँ पे नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर महलवारी सिस्टम को लाया। तो आज की क्लास में हम ये चीजें देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन आई रिक्वेस्ट आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, सो दैट आपको टाइमली अपडेट्स मिलते रहे। एंड दिस इज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। और एक रिक्वेस्ट है आपसे, जब भी आप वीडियोस देखते हैं और आपको लगता है ये वीडियोस आप लोगों के लिए वैल्यूएबल है, देन प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। तो सबसे पहले लाइक बटन को हिट करिए, सो दैट हम चैनल में और वीडियोस आप लोगों के लिए ला सके। अब यहाँ पे जब हम लोगों ने महलवारी के बारे में बात की, तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, तो यहाँ पे महलवारी सिस्टम के बारे में जब हम लोगों ने बात की, तो महलवारी में जो आपको वर्ड दिख रहा है दैट इज महल। वर्ड क्या है हमारे पास, महल। महल का मतलब क्या है, आप में से किसी को पता है, व्हाट डू यू मीन बाय महल? अगर पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि महल का मतलब क्या है। जब भी हम महल के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, हम लोग विलेज के बारे में बात कर रहे हैं, हम ग्रुप ऑफ विलेज के बारे में बात कर रहे हैं, और ग्रुप ऑफ विलेज। नॉर्मली हम लोग क्या कर रहे थे, हम रैयतवारी सिस्टम के अंदर हम लोग पीजेंट की लैंड के बारे में बात कर रहे थे। अगर आप एक विलेज के लेवल पे बात करोगे, तो विलेज के अंदर बहुत सारे पीजेंट्स होंगे, उनकी अपनी अपनी रिस्पेक्टिव लैंड होगी। बट महलवारी सिस्टम में हम इंस्टेड ऑफ पीजेंट हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, हम विलेज या ग्रुप ऑफ विलेजेस के बारे में बात करेंगे। अगर तो आपका विलेज बहुत बड़ा है, देन इट्स ओके। अगर छोटे छोटे विलेजेस हैं, उनको कंबाइन करके
हम लोग क्या कह रहे हैं, हम मल्टीपल विलेजेस को इकट्ठे करके बात कर रहे हैं। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे एट दैट टाइम इट इज द ग्रुप ऑफ विलेज। तो सबसे पहले जब आप महलवारी सिस्टम के बारे में बात करोगे, तो एक चीज दिमाग में रखना कि यहाँ पे हम किसके बारे में बात करेंगे, हम इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन पीजेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, हम किसके बारे में बात करेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट एंड वॉट एंड विलेज। क्योंकि यहाँ पे भी ये हमारा थर्ड फॉर्म ऑफ लैंड सेटलमेंट है, और यहाँ पे भी गवर्नमेंट को क्या करना था, ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्या करना था, ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक्सट्रैक्ट करना था रेवेन्यू फ्रॉम द कल्टीवेटर। अब यहाँ पे इंस्टेड ऑफ सिंगल कल्टीवेटर हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम विलेज के बारे में बात कर रहे हैं। तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्यों विलेज, यहाँ पे जो पीजेंट है उसके बारे में क्यों बात नहीं हो रही। क्योंकि अगर हम जमींदारी में भी बात करें, तो जमींदार रेवेन्यू कलेक्ट करता था, बट जमींदार किससे रेवेन्यू कलेक्ट करता था, कल्टीवेटर से रेवेन्यू कलेक्ट करता था। अब यहाँ पे रैयतवारी में भी हम लोग क्या बात कर रहे थे, अंडर रैयतवारी जब रेवेन्यू कलेक्शन के बारे में बात होती थी, तो स्टेट क्या करती थी, गवर्नमेंट क्या करती थी, जमींदार को हटाकर, इंटरमीडियरी को हटाकर डायरेक्ट रिलेशन एस्टैब्लिश करने की कोशिश करती थी बिटवीन द स्टेट एंड द कल्टीवेटर। तो यहाँ पे महलवारी में कल्टीवेटर कहाँ गया, कल्टीवेटर की जगह विलेज आ गया। और विलेज अगर आया, तो पहला क्वेश्चन तो है विलेज आया क्यों। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में आना चाहिए, अगर विलेज आया और हमने बोला कि यहाँ पे कल्टीवेटर के बीच, कल्टीवेटर और स्टेट के बीच में रिलेशन नहीं होगा, डायरेक्ट रिलेशन नहीं होगा जैसे रैयतवाड़ी में होता था, तो विलेज में कौन, उसको स्टेट गवर्नमेंट को कौन टैक्स पे करेगा। तो अब ये इस तरीके से क्वेश्चन आने शुरू हो गए। तो यहाँ पे एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखने की कोशिश करते हैं रिगार्डिंग दिस। जब हम महलवारी सिस्टम के बारे में बात करते हैं, तो इस समय रूल किसका चल रहा है, रूल चल रहा है ब्रिटिश गवर्नमेंट का, ब्रिटिशर्स का रूल था। ब्रिटिशर्स महलवारी सिस्टम लेकर आए। महलवारी सिस्टम किसने लाया, यहाँ पे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मैकेंजी, मैकेंजी यहाँ पे इंडिया के अंदर जब हम महलवारी सिस्टम के बारे में बात करते हैं, इट इज द मैकेंजी जो महलवारी सिस्टम इंडिया के अंदर लेकर आए। नाम याद रखना। अब काफी लोग आप में से सोच रहे होंगे, नहीं मैम मैकेंजी तो नहीं लेकर आए, विलियम बेंटेक लेकर आए। देखिए मैकेंजी ने स्टार्ट किया था, बट विलियम बेंटेक के टाइम पे जब गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटेक इंडिया के अंदर, तो उस समय ये सिस्टम इम्प्रोवाइज किया गया। ठीक है, तो जो गवर्नर जनरल का नाम आएगा तो विलियम बेंटेक का ही नाम आता है, लेकिन उनसे पहले स्टार्ट हो चुका था। स्टार्ट किसने किया था, हॉल्ट मैकेंजी ने। नाम दोनों याद रखना, मे बी ऑब्जेक्टिव में अगर आप नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, सेट के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, या किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो याद रखना कि किस कॉन्टेक्स्ट में आपसे क्वेश्चन आ रहा है, दैट मैटर्स। तो दो नाम आपको याद रखने हैं यहाँ पे, हॉल्ट मैकेंजे एंड विलियम बेंटेक। तो गवर्नर जनरल के पर्सपेक्टिव पे नाम आएगा, देन इट इज विलियम बेंटेक। अब जब मैंने बोला कि उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट का जब रूल था, तो महलवारी सिस्टम में हम क्या बोल रहे हैं, नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर आया। तो यहाँ पे कंपनी का जब रूल था, तो 1801 के अंदर जब नवाब ऑफ अवध के बारे में बात करेंगे, तो नवाब ऑफ अवध ने क्या किया, डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इलाहाबाद और एडजॉइनिंग एरियाज को सरेंडर कर दिया, किसको, कंपनी को दे दिया। तो हम लोग क्या बोलेंगे, 1801 के अंदर आप लोगों ने लिखना होगा, ये वाला पॉइंट लिख लेना आगे स्लाइड में। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे कोई स्लाइड नहीं है, तो बाकी स्लाइड्स आप लोगों को अगर चाहिए होंगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, सो दैट मैं आपके साथ पीडीएफ शेयर कर दूं टेलीग्राम ग्रुप में। तो 1801 के अंदर क्या हुआ, नवाब ऑफ अवध, नवाब ऑफ अवध ने क्या किया, सरेंडर कर दी डिस्ट्रिक्ट ऑफ इलाहाबाद, आप लिख लीजिए, सरेंडर्ड द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इलाहाबाद, द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इलाहाबाद एंड adjoining areas called ceded districts to the company, ceded districts to the company। और अगर आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी होगी, मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री अगर आपने पढ़ी होगी, तो आपको पता होगा इस समय 1801 के बाद क्या हुआ, 1805 में
यहाँ पे वॉर हो रही थी 1805 में आफ्टर द एंग्लो, इसको भी लिख लीजिए, आफ्टर द सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर इन 1805, आई रिपीट, आफ्टर द सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर इन 1805, the company acquired the territory between Yamuna and the Ganges, Yamuna and the Ganges, called as the conquered provinces. आप लिखिए, मैं अभी आपको वापस एक्सप्लेन करूंगी। called the conquered provinces। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट में आप लोगों ने क्या देखा, सीडी टेरिटरीज, दूसरे में आपने क्या देखा, कॉन्कर्ड प्रोविंसेस। एंड लास्ट पॉइंट आप लिखिए, आफ्टर द लास्ट एंग्लो मराठा वॉर 1817 टू 1818, ब्रैकेट में लिख लेना 1817 से 1818, द कंपनी एक्वायर्ड मोर टेरिटरीज इन नॉर्दर्न इंडिया। आपने लिखा। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे, इस पॉइंट पे मैं इन 3 पॉइंट से आपको यही बताने की कोशिश कर रही थी कि कंपनीज ने नॉर्थ इंडिया में जो मेजर टेरिटरीज थी वो किसके पास आ गई, वो कंपनीज के पास आ गई। कंपनी ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत ज्यादा अमाउंट में रियल एस्टेट को एक्वायर कर लिया। तो जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने रियल एस्टेट को एक्वायर किया, तो आस्ता आस्ता कुछ लैंड्स इन्होंने क्या की, सेल करना स्टार्ट कर दी। अब ये जो लैंड्स थी, ये पूरी पूरी क्या हो रही थी, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी, ये लैंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती थी, चाहे लीज में किसी विलेज को दे रही है, चाहे उनको ओनरशिप राइट्स दे रही है, लेकिन पूरी पूरी लैंड किसके पास चलेगी, विलेजेस के पास चलेगी। और विलेजेस में, ठीक है, जितने भी लोग उस लैंड को कल्टीवेट करते थे, किसी का भी प्रॉपर ओनरशिप राइट नहीं होता था उस पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड के ऊपर। राइट किसका था, विलेज का था। तो विलेज में राइट हो गया विलेज में। तो नॉर्थ इंडिया के अंदर प्रॉब्लम हमें क्या देखने को मिली, जो इतनी बड़ी बड़ी लैंड किसको दे दी गई, चाहे नवाब ऑफ अवध ने इन द फॉर्म ऑफ सीडी टेरिटरीज दे दी कंपनी को, या एंग्लो मराठा वॉर के बाद कंपनी ने जो इतनी बड़ी बड़ी लैंड्स एक्वायर की, तो ये सारे क्या हो गए, ये सारे विलेजेस आ गए किसके पास, कंपनी के पास। तो कंपनी के पास जैसे ही ये विलेजेस आए, तो कंपनी को चाहिए क्या था, कंपनी जब इंडिया के अंदर आ रही है, स्टार्टिंग में तो कमर्शियल कमर्शियल सेक्टर के लिए आई थी ना, कमर्शियल सेटअप के लिए आई थी, बट लेटर ऑन उनका ऑब्जेक्टिव क्या हुआ, टू अर्न मैक्सिमम रेवेन्यू। ठीक है, टू अर्न मैक्सिमम रेवेन्यू, पहले उन्होंने ट्रेड करना था, लेकिन लेटर ऑन कंपनी ने क्या किया, कंपनी का ऑब्जेक्टिव चेंज हो गया टू अर्न मैक्सिमम रेवेन्यू। अब इन विलेजेस से भी उनको क्या करना था, मैक्सिमाइज करना था अपना रेवेन्यू। ठीक है, तो अब विलेजेस से मैक्सिमाइज करना है रेवेन्यू, तो रेवेन्यू मैक्सिमाइज करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट विल चार्ज टैक्स। गवर्नमेंट क्या चार्ज करेगी, टैक्स चार्ज करेगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि रेवेन्यू अगर चार्ज करना है, रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट करना है, टू एक्सट्रैक्ट मैक्सिमम रेवेन्यू, टैक्स चार्ज करना पड़ेगा, लेकिन किसके ऊपर टैक्स चार्ज करना पड़ेगा, विलेज में कौन टैक्स प्रोवाइड करेगा, तो यहाँ पे टैक्स कौन प्रोवाइड करेगा, इट इज द लंबरदार। ठीक है, लंबरदार होगा विलेज के अंदर, जो क्या प्रोवाइड करेगा, जो रेवेन्यू प्रोवाइड करेगा टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट, टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब यहाँ पे जो पूरा विलेज है, विलेज में बहुत सारे लोग काम कर रहे होंगे इन पर्टिकुलर लैंड के ऊपर। इन्हीं पर्टिकुलर पीजेंट्स के बीच में एक पर्सन होगा, दैट इज नोन एज लंबरदार। इन्हीं के बीच में कौन होगा, लंबरदार, जो क्या करेगा, जो कलेक्ट करेगा रेवेन्यू फ्रॉम द पीजेंट्स। विलेज के अंदर जो पीजेंट्स होंगे उनसे रेवेन्यू कलेक्ट करेगा, और किसको प्रोवाइड करेगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। आई होप आपको बैकग्राउंड क्लियर हो। ठीक है, अभी हम वापस से देखेंगे, आराम से देखेंगे, थोड़ा सा स्लाइड में पढ़ लेते हैं। अगर आपसे कोई पूछे महलवारी सिस्टम, तो महलवारी सिस्टम क्या था, यहाँ पे जब हम महल के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पे रेवेन्यू कहाँ पे कलेक्ट हो रहा है, एट द विलेज लेवल। क्लियर, तो डेफिनेशन पढ़िए। लैंड रेवेन्यू, महलवारी क्या है, सिस्टम क्या है, इट इज अ लैंड रेवेन्यू सिस्टम, क्योंकि लैंड रेवेन्यू ही कलेक्ट किया जा रहा है। द महलवारी सिस्टम was a land revenue system introduced in parts of British India in the 19th century. It is village based taxation. अब मुझे आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, रैयतवारी क्या था, रैयतवारी में कहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा था, वहां पे इंडिविजुअल से रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा था, पीजेंट से कलेक्ट हो रहा था।
एंड जमींदारी में क्या था, जमींदार से रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा था, बट इन केस ऑफ महलबारी विलेज यूनिट है जहां से रेवेन्यू कलेक्ट होगा। और अगर विलेज से कलेक्ट हो रहा है, लेट से एक विलेज के अंदर 20 लोग जो हैं वो इंडिविजुअली काम कर रहे हैं, तो एक भी अगर अपनी लैंड अपने पार्ट ऑफ लैंड से रेवेन्यू देने में फेल हो गया, तो उसकी भरपाई किसको करनी पड़ेगी, उसकी भरपाई ये जो 20 के 20 पीजेंट्स हैं उन सबको पे करना पड़ेगा। तो याद रखना, जब हम विलेज बेस्ड टैक्सेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी पे बात आ रही है। किस पे बात आ रही है, बात आ रही है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी पे। तो विलेज बेस्ड टैक्सेशन में क्या हुआ, अंडर दिस सिस्टम द रेवेन्यू वाज असेस्ड एंड कलेक्टेड एट द विलेज लेवल। दैट्स व्हाई मैंने क्या बोला, मैंने बोला कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी पे बात आ रही है। रैयतवारी में क्या हो रहा था, रैयतवारी में कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी पे बात नहीं आ रही थी, रैयतवारी में इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे बात आ रही थी। जमींदारी पे भी यहाँ पे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी पे बात नहीं आ रही, पूरा का पूरा गांव जो है उससे लैंड्स नहीं ली जाएंगी, बट इन केस ऑफ महलवारी इट इज एट द विलेज लेवल। एंड जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे मैंने अभी आपको बोला कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, लैंड ओनर्स इन अ विलेज वर जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग द टोटल रेवेन्यू डिमांड। आपकी लैंड में आपने काम अच्छा नहीं किया, लेकिन स्टिल जो पूरा विलेज है उनको पूरा रेवेन्यू पे करना पड़ेगा। क्लियर। तो अगर अब आपसे कोई महलवारी सिस्टम के बारे में पूछे, तो आई होप आप बता पाएंगे। ठीक है, तो डेफिनेशन आप जोर से बोलना स्टार्ट करिए कि डेफिनेशन में आप क्या लिखेंगे। इसके बाद हम की फीचर्स ऑफ महलबारी पढ़ेंगे। सबसे पहले विलेज बेस्ड रेवेन्यू सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे लैंड को विलेजेस में पूरा डिवाइड कर दिया गया, तो विलेजेस के हिसाब से यहाँ पे रेवेन्यू असेसमेंट्स होती थी। फ्लेक्सिबल टैक्स असेसमेंट अलाउड फॉर एडजस्टमेंट बेस्ड ऑन क्रॉप यील्ड, ये हमने रैयतवारी में भी देखा था फ्लेक्सिबिलिटी। देन लैंडलॉर्ड बेस्ड कलेक्शन, अब यहाँ पे लैंडलॉर्ड के बारे में बात हो रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि लैंडलॉर्ड के बारे में तो हमने जमींदारी में बात देखी थी, अब यहाँ पे फिर से लैंडलॉर्ड कहाँ से आ गया। तो देखिए, जो लंबरदार है बेसिकली वही क्या है, वही लैंडलॉर्ड है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो लैंडलॉर्ड बेस्ड कलेक्शन है, इसका मतलब जो लंबरदार है उसके ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसी को यहाँ पे एज लैंडलॉर्ड ट्रीट किया जा रहा है। तो लैंड ओनर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग टैक्स, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, लंबरदार, आप इसको लिख लेना लंबरदार। देन हम लोग यहाँ पे जब हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ महलवारी देखेंगे, तो इंट्रोड्यूस कब किया गया, 1822 में। अब आप में से काफी लोगों के दिमाग में आएगा कि 1801 में आपने बोला, 1801 से मैं आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देने की कोशिश कर रही हूँ। इंट्रोड्यूस किया गया 1822 के अंदर बाय द ब्रिटिश इन पार्ट्स ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया। सबसे पहले ये जब इंट्रोड्यूस हुआ, तो ये उत्तराखंड यूपी उन पार्ट्स ऑफ उस पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया। तो इंट्रोड्यूस कब किया गया, 1822 में। महलवारी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन ब्रिटिश बाय बाय द ब्रिटिश इन पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। अब लैंड रेवेन्यू कलेक्शन के बारे में अगर हम बात करें, महलवारी सिस्टम इन्वॉल्व कलेक्टिंग लैंड रेवेन्यू फ्रॉम विलेज कम्युनिटीज इन रादर देन इंडिविजुअल विलेज फार्मर्स। मैंने ये बताया, ये तो अभी आपको समझ आ गया होगा। रिप्लेसमेंट ऑफ जमींदारी, महलवारी सिस्टम रिप्लेस द जमींदारी सिस्टम इन सर्टन रीजन्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया। अब ब्रिटिशर्स को जहां पे लगा कि जमींदारी सिस्टम जो है वो फेल कर गया, तो वहां पे भी उन्होंने क्या किया, जमींदारी को रिप्लेस करके आस्ता आस्ता महलवारी सिस्टम लाना स्टार्ट कर गए। क्योंकि यहाँ पे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो पूरा पूरा गांव की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई नहीं चाहता था कि मेरी लैंड जो है किसी की और की गलती से जाए। तो यहाँ पे क्या था, एक एक कॉमन पब्लिक प्रेशर डेवलप होता गया कि हमें, अगर तुम्हारी लैंड में रेवेन्यू नहीं है तो हम सबकी लैंड्स भी जाएगी। तो यहाँ पे एक सोसाइटल प्रेशर था कि हमें रेवेन्यू कलेक्ट करके ब्रिटिशर्स को देना ही देना है, क्योंकि अगर 10 लोग काम कर रहे हैं, 10 में से 9 अच्छा काम कर रहे हैं, एक गलत काम कर रहा है, एक रेवेन्यू लाकर नहीं दे रहा,
तो इसकी एक की गलती से 10 के 10 लोगों की जमीनें जाने का खतरा होता था। दैट्स वाई यहाँ पे रेवेन्यू कलेक्ट करने का ज्यादा चांस होता था। अब असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू के बारे में अगर हम बात करें तो सिस्टमैटिक लैंड सर्वेज, डिटेल मैपिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड टाइप्स टू डिटरमिन रेवेन्यू। पीरियोडिक रीअसेसमेंट होती थी। पीरियोडिक रीअसेसमेंट हमने रैयतवारी में भी देखा था। लेटर ऑन 20 to 30 years में उन्होंने बोला कि लैंड का असेसमेंट किया जाएगा। लैंड असेसमेंट जब भी हम बात करते हैं इसमें मतलब क्या है कि जो पर्टिकुलर लैंड है, अब यहाँ पे महलवारी में वो पर्टिकुलर लैंड विलेज, पूरा विलेज की लैंड का असेसमेंट होगा कि वो लैंड कितना प्रोडक्शन कर सकती है, उस लैंड से हमें कितना रेवेन्यू मिल सकता है। तो यहाँ पे लैंड की वैल्यू को जो था उसको असेस किया जाता था। रेगुलर रिव्यू ऑफ लैंड वैल्यूज एंड रेवेन्यू टू अकाउंट फॉर चेंजेस। ठीक है, तो यहाँ पे असेसमेंट लैंड रेवेन्यू आई होप आपको क्लियर होगा। अब कलेक्शन प्रोसेस में अगर हम बात करें तो इट इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस। सिस्टमैटिक अप्रोच का मतलब क्या है, यहाँ पे जब लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट किया जाता था तो यहाँ पे प्रॉपर स्टेप्स लिए जाते थे। अब लंबरदार के ऊपर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी वो होती थी, और इंस्टेड ऑफ लंबरदार जो बाकी आपके फार्मर्स थे उनके ऊपर पे कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा थी। और अब यहाँ पे पीरियोडिक असेसमेंट हम लोगों ने ये पॉइंट तो देख लिया। कोलैबोरेटिव एफर्ट मतलब जॉइंट एफर्ट्स पे बात हो रही है, ये पॉइंट भी हम लोगों ने देख लिया। अब चैलेंजेस क्या थे, जब हम चैलेंजेस के बारे में बात करते हैं तो एक पूरा विलेज है। ठीक है, अब इस विलेज के अंदर 10 पीजेंट काम कर रहे हैं। 10 में से हो सकता है कोई पांच यहाँ पे पीजेंट्स ऐसे थे जिनके पास अच्छी लैंड थी जिससे रेवेन्यू भी अच्छा आएगा, और 5 ऐसे किसान थे यहाँ पे जिनके पास बहुत मार्जिनल अमाउंट ऑफ लैंड था। तो कहने का मतलब क्या है, कोई प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं थी, अनइवन लैंड डिस्ट्रीब्यूशन थी। तो अगर 5 पीसेंट जो बहुत बड़ी लैंड एक्वायर करके बैठे हुए हैं उनका रेवेन्यू तो अच्छा आएगा, लेकिन इंस्टेड ऑफ दीज 5 ये जो 5 है उनका रेवेन्यू तो बहुत अच्छा नहीं आने वाला। लेकिन ये 10 के ये जो 5 है वो उनको भी प्रेशराइज करेंगे कि आप भी क्या करो, आप भी इक्वल शेयर करने की या इक्वल या नियर अबाउट ज्यादा शेयर देने की कोशिश करो। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से एक बहुत ज्यादा प्रेशर डेवलप हो रहा था इन बिटवीन द सिस्टम। आउटडेटेड रेवेन्यू कलेक्शन मेथड। अब यहाँ पे जो भी लैंड असेसमेंट हो रही थी वो मैनुअल प्रोसेसेस में हो रही थी, बहुत ज्यादा गलतियां थी उसमें। अब गलतियां किस तरीके से थी कि बोल वहां पे रिकॉर्ड्स में लिखा जाता था लेट से कि ये पर्टिकुलर लैंड हमें अगर 500 रुपए ला कर दे सकती है इन द फॉर्म ऑफ लैंड रेवेन्यू, लेकिन एक्चुअल में वहां पे प्रोडक्शन 400 रुपए की हो रही थी। तो बहुत ज्यादा गलत तरीके से लिखा जा रहा था। ठीक है, तो इनएफिशिएंसीज आ रही थी। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, opaque revenue collection practices fostered mistrust among farmers. क्लियर। अब इम्पैक्ट ऑफ लैंड रेवेन्यू के बारे में बात करें तो यहाँ पे जब मैंने बोला कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो बिकॉज ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे लैंड रेवेन्यू क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, क्योंकि सोसाइटल लेवल पे भी प्रेशर डेवलप होने लगा। सेंट्रलाइज लैंड मैनेजमेंट और कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अब लैंड रेवेन्यू जो था वो तो ज्यादा से ज्यादा प्रोवाइड करना था, और लैंड रेवेन्यू कहाँ से ज्यादा आएगा, यहाँ से कमर्शियल क्रॉप से ज्यादा आएगा, क्योंकि कमर्शियल क्रॉप्स लगाई ही क्यों जाती है, बिकॉज ऑफ वांट टू अर्न मोर एंड मोर रेवेन्यू। तो कमर्शियल क्रॉप्स जो थी उसको लगाने की ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे उस पे फोकस किया जाना स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे जो एग्रीकल्चर था, जो इनिशियली सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किया जाता था, अब सबसिस्टेंस से चेंज होकर हम कहाँ पे शिफ्ट होना स्टार्ट हो गए, मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी में, जहां कमर्शियल क्रॉप से बात की गई, कैश क्रॉप्स में बात की गई। कैश क्रॉप्स मतलब जैसे शुगर केन हो गया, कॉटन हो गया, जो खाने के लिए यूज नहीं हो रही बट कमर्शियल पर्पस के लिए यूज हो रही है। क्लियर। ठीक है, तो सोशल इम्पैक्ट क्या हुआ, स्ट्रेंथन
विलेज कम्युनिटीज, क्योंकि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, डिसीजन मेकिंग होना स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे महलवारी सिस्टम में कलेक्टिव डिसीजन में क्या हुआ, प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने पे भी फोकस किया गया, जिसकी वजह से इम्प्रूव्ड एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में हुआ क्या, यहाँ पे जो महलवारी सिस्टम था यहाँ पे बेटर टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन पे फोकस किया गया। और लास्ट, इनहैंस सोशल वेलफेयर। महलबारी रेवेन्यू सिस्टम सपोर्टेड सोशल वेलफेयर इनिशिएटिव्स इन रूरल एरिया। क्लियर, यहां तक सबको समझ आया? ठीक है। अब इसके अलावा हमें जो पढ़ना है, पोस्ट इंडिपेंडेंस चेंजेस हमें पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे ट्रांजिशन हो गया टू जमींदारी सिस्टम। अभी तक क्या था महलवारी में? महलबारी में अभी तक हमने क्या देखा कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी पे बात हो रही है, लेकिन जब हम पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में देखेंगे, अभी इंडियन इकोनॉमी में जब मैं आपको लैंड रिफॉर्म्स पढ़ाऊंगी, तो लैंड रिफॉर्म्स में मैं आपको बताऊंगी कि हम कहीं पे भी रैयतवारी के बारे में बात नहीं करेंगे, हम कहीं पे भी जमींदारी पे बात नहीं करेंगे, हम किस पे सॉरी हम कहीं पे भी महलवारी पे बात नहीं करेंगे। हम कहाँ पे बात करेंगे? जमींदारी पे। लैंड रिफॉर्म्स करने की जरूरत क्यों पड़ रही थी इंडिया के अंदर पोस्ट इंडिपेंडेंस एरिया में? क्योंकि बिग लैंडलॉर्ड्स जो थे उनके पास लैंड की पोजीशन थी, जो हमारा पीजेंट था उसके पास तो लैंड थी ही नहीं। तो हम लोग पोस्ट इंडिपेंडेंस में देखते हैं प्रॉब्लम क्या आएगी कि सिस्टम जो थे वो चेंज होकर कहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे पोस्ट इंडिपेंडेंस में आपको जमींदारी दिखेगा, महलवारी सिस्टम नहीं दिखेगा। ठीक है, और कहीं कहीं जमींदार, मैक्सिमम जगह आपको जमींदारी दिखेगा और कुछ जगहों पे आपको रैयतवारी भी दिखेगा, बट महलवारी आपको खत्म होते हुए दिखेगा। अब जब मैंने बोला जमींदारी होगा, लैंडलॉर्ड्स का लैंडलॉर्ड्स के पास पोजीशन होगी, तो इसका मतलब जो लैंडलॉर्ड है, जो बिग फार्मर्स बोला जाता है उनको, उनके पास क्या होगी? ऑटोनॉमी हो गई। अब यहाँ पे कोई भी सोसाइटी का प्रेशर आपको नहीं दिखेगा, अब सारा पोजीशन किसके पास है? लैंडलॉर्ड के पास। अब यहाँ पे महलवारी के बारे में अगर हम बात करें, तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे कुछ क्रिटिसिज्म के बारे में बात की जाएगी। नंबर वन, lack of flexibility. Meherwari system lacked flexibility to adapt to local condition. Unequal revenue assessment, अभी हमने थोड़ी देर पहले ये देखा। And dependence on village headman. क्योंकि अगर आपका विलेज हेडमैन जो लंबरदार है, अगर वो करप्शन करेगा, तो यहाँ पे करप्शन करेगा तो मतलब लीकेजेस आएंगी, वो पीजेंट्स को और परेशान करेगा कि आप ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू दो, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी नहीं है ना यहाँ सिस्टम के अंदर। क्लियर? अब यहाँ पे हम कंपैरिजन एक बार देख लेते हैं विद द जमींदारी सिस्टम एंड विद द रैयतवारी। अगर हम जमींदारी के बारे में बात करें तो वहां पे सेंट्रलाइज सिस्टम के बारे में बात होती थी। ठीक है, तो सेंट्रलाइज सिस्टम मतलब गवर्नमेंट ने डायरेक्टली जमींदार को अपॉइंट कर दिया कि आप हमारे बिहाफ में क्या करोगे? लैंड टैक्स जो है वो कलेक्ट करोगे। लेकिन महलवारी में जो लोकल लेवल है, जो विलेज लेवल है, उसको बोला गया कि आपने हमारे बिहाफ में टैक्स कलेक्ट करना है, आपने हमें आकर टैक्स देना है। तो यहाँ पे विलेजर्स खुद काम कर रहे हैं, क्योंकि लंबरदार भी कौन है? विलेजर्स में से ही एक पर्सन है। तो महलवारी में हमें क्या दिखाई देता है? इन केस ऑफ महलवारी सिस्टम हमें दिखाई देता है डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म ऑफ सिस्टम, लेकिन इन केस ऑफ जमींदारी हमें क्या दिखाई देता है? सेंट्रलाइज्ड रेवेन्यू सिस्टम, देन हेरिडिटरी लैंड राइट्स। अब जमींदारी में जो जमींदार है उसके पास राइट है लैंड का, और उसके बाद उसके बच्चे के पास जाएगा, एंड सो ऑन। तो हेरिडिटरी लैंड होती थी। लेकिन महलवारी में ऐसा कुछ नहीं था। अगर आपका विलेज में एक बंदे ने भी गलत काम किया तो वो लैंड पूरी की पूरी जो है वो ब्रिटिश एक्वायर कर लेते थे। फिर यहाँ पे एक्सप्लॉइटेशन ऑफ पीजेंट्स पे बात की जाती थी अंडर जमींदारी। ठीक है, क्योंकि जमींदारी में हमने देखा था कि जमींदार ऑफन एक्सप्लॉइट करते रहते थे पीजेंट्स को कि हमें हायर रेंट प्रोवाइड किया जाए। अब रैयतवारी के बारे में अगर हम बात करें, तो रैयतवारी में हमें क्या देखने को मिलता था? इंडिविजुअलाइज लैंड होल्डिंग। लेकिन महलवारी में हमें क्या देखने को मिला कि इंडिविजुअल लैंड होल्डिंग्स नहीं है, यहाँ पे क्या है? विलेज लेवल पे बात हो रही है। रैयतवारी सिस्टम इन्वॉल्व इंडिविजुअल लैंड होल्डिंग्स अनलाइक द कम्युनल महलवारी सिस्टम।
रैयतवारी में स्टेट और जो आपके पीजेंट्स थे, जो आपका रैयत था, उसके बीच में एक डायरेक्ट रिलेशन देखने को मिलता था, बट ऐसा कोई भी रिलेशन हमें महलवारी के अंदर देखने को नहीं मिलता था। ठीक है, तो डायरेक्ट रिलेशनशिप कहाँ पे था? रैयतवारी में। लेकिन यहाँ पे कौन है? यहाँ पे लंबरदार है महलवारी में। देन फ्लेक्सिबल रेवेन्यू कलेक्शन होता था। रैयतवारी सिस्टम अलाउड फॉर मोर फ्लेक्सिबल रेवेन्यू कलेक्शन कंपेयर टू महलवारी। क्लियर? अब डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज के बारे में बात करेंगे। महलवारी क्या था? डिसेंट्रलाइज था, हैड अ डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर कंपेयर टू अदर लैंड रेवेन्यू सिस्टम। फिर विलेज लेवल असेसमेंट। विलेज लेवल असेसमेंट हम सिर्फ महलवारी के अंदर देखते आए हैं। देन अगर हम बात करें डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज में, पीरियोडिक सेटलमेंट होता था। महलवारी सिस्टम हैड पीरियोडिक सेटलमेंट अनलाइक द परमानेंट सेटलमेंट एंड अदर सिस्टम्स। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? इन्फ्लुएंस क्या आया ऑन मॉडर्न लैंड पॉलिसीज? जब हम महलवारी के बारे में बात करते हैं, महलवारी में एज कंपेयर टू रियातवारी और जमींदारी, यहाँ पे क्या था? विलेज लेवल पे डिसीजन लिए जा रहे थे। तो यहाँ पे एज कंपेयर टू जमींदारी, तो यहाँ पे इक्विटेबल, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि यहाँ पे भी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन था लैंड का, लेकिन एज कंपेयर टू अदर सिस्टम्स यहाँ पे क्या था? इक्विटेबल लैंड डिस्ट्रीब्यूशन था, जो हम लोग लेटर ऑन देखेंगे। लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया के अंदर हम लोगों ने इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर फोकस करने की कोशिश की। वो अलग इशू है, इम्प्लीमेंटेशन कितना हुआ कितना नहीं हुआ, वो हम सारा लैंड रिफॉर्म्स के अंदर डिस्कस करेंगे। नंबर 2, टेनेंट वेलफेयर। हमने देखा था यहाँ की सोशल वेलफेयर इनिशिएटिव्स में बात की गई अंडर द महलवारी सिस्टम। तो सोशल वेलफेयर इनिशिएटिव का मतलब ही क्या है? कि टेनेंट का वेलफेयर होगा। एडेप्टेबिलिटी। महलवारी सिस्टम फ्लेक्सिबल अप्रोच इन्फ्लुएंस मॉडर्न पॉलिसीज। क्योंकि यहाँ पे आप लोग क्या देखेंगे? जब हम पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया देखेंगे तो वहां पे भी हम देखेंगे कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के ऊपर फोकस किया गया। और कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये जो आइडिया था, ये कहाँ से आया? ये आया आपका महलवारी सिस्टम से। क्लियर? अब लेसन्स फॉर कंटेम्प्ररी लैंड मैनेजमेंट। इक्विटेबल लैंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी हम लोग लैंड रिफॉर्म्स पढ़ेंगे, तो थोड़ा सा पेशेंट रहिए। फिर सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस। अभी भी आपको पता है पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के अंदर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में बात करते हैं, हम सस्टेनेबिलिटी के बारे में बात करते हैं। ये सब भी हम लोगों ने कहाँ से लिया? महलवारी सिस्टम से। आप पॉज करके देख सकते हो। अगर आपको ये पूरी स्लाइड्स चाहिए होंगी तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। फिर कम्युनिटी ड्रिवन गवर्नेंस। महलवारी इन्वॉल्व लोकल स्टेक होल्डर्स इन लैंड मैनेजमेंट। Clear? Relevance in the one is the sustainable land management. ठीक है, मैंने अभी आपको बताया। इक्विटेबल रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन हम ये पढ़ चुके हैं, आप पॉज करके देख लीजिए। लास्टली कम्युनिटी एंगेजमेंट। विलेज के बारे में बात हो रही है तो कम्युनिटी के बारे में हम बात करते आए हैं। क्लियर? ठीक है, अब आगे देखते हैं। यही आपका महलवारी सिस्टम है। अगर आपको फिर भी कोई भी चीज समझ नहीं आ रही तीनों सिस्टम में, जमींदारी, रैयतवारी या महलवारी में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, सो दैट मैं आपका डाउट ले सकूं। और अगर आपको लगता है कि हमें बीच में डाउट सेशन कंडक्ट करने की जरूरत है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में वो भी बताइए। साथ ही आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना फीडबैक शेयर करिए एंड ज्वाइन मी एट टेलीग्राम ग्रुप दैट इज इकोनॉमिक्स विद दीप्ति। Thank you for watching. See you in the next class. Thank you.